हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो होनी है, तो पेट का जो एग्ज़ाम होना है आगे, तो उसके लिए जो हमें तैयारी करनी है उसका तरीका ये होगा कि भाई पहले हमें सिलेबस देखना है और फिर देखना है PYQ। तो यहाँ पर PYQ की श्रृंखला में हम पहला ही एग्ज़ाम हुआ था जो कि 2021 में पेपर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम करवाया गया था। तो इसमें से जो पहले शिफ्ट का पेपर था उसको यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें से हम प्रत्येक प्रश्न के साथ में उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी देखते जाएंगे। और ये देखिए, इसमें अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप जो UPSSC द्वारा कराया गया कोई भी मेंस पेपर है तब आप उसको दे पाएंगे, क्योंकि तभी उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट भी होंगे। और मैं कई एग्ज़ामों में मतलब शॉर्ट लिस्ट भी हुआ हूँ इसमें से। और जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने मेंस भी उसका क्वालिफाई किया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम प्रश्न बाई प्रश्न इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिए 4 शासक दिए गए हैं और उनको हमें क्रम के अनुसार सेट करना है कि पहले कौन सा शासक आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विकल्प में दिए गया है कि शेर शाह सूरी और अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। फिर इसके बाद यहाँ पर इसने विकल्प दे दिया है कि भाई अब यहाँ पर बताओ इनमें से किसका कौन सा क्रम है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप नज़र डालिए इल्तुतमिश में। तो ये देखिए जो इल्तुतमिश है, ये जब यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, तो गुलाम वंश की स्थापना में गुलाम वंश का शासक था ये कौन सा, इल्तुतमिश। तो पहले नंबर पे इसको सेट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आया। तो जो दिल्ली सल्तनत चली है, दिल्ली सल्तनत में दूसरे नंबर में खिलजी वंश आया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ये दूसरे नंबर में हो गया। फिर इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर आएगा शेर शाह सूरी। ठीक है, क्योंकि शेर शाह सूरी जो है ये मतलब इनके बाद में आया है और ये अकबर के पहले आया है। फिर चौथे नंबर पे होगा अकबर। तो यहाँ पर विकल्प में देखिए क्या होगा कि चौथा, फिर यहाँ पर तीसरा, फिर पहला और दूसरा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो विकल्प है ये यहाँ पर B ठीक हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका विकल्प B यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए ये दिया भी है, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो देखिए जैसे ये इल्तुतमिश है, तो जैसे ये इलबारी वंश, ये गुलाम वंश है ना, जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के अंदर ही ये इलबारी वंश आया था। और दूसरा फिर यहाँ पर देखिए खिलजी वंश है, फिर सूरवंश शेर शाह सूरी का वंश था, और फिर मुग़ल शासक था ये अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे, ऑप्शन देखिए दिया है तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो इसमें से देखिए जो तुकाराम हैं ये संत जो हैं ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी काफ़ी महान शासक रहे हैं, और ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है अपना, इस वाले क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अपना जो प्रभुत्व है बना के रखा है और काफ़ी इन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की थी। बाकी यहाँ पर देखिए अगर हम बात कर लें, देखिए शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य जो हैं ये दक्षिण भारत के महान संत रहे हैं। केरल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था, केरल में। और इन्होंने जो अवधारणा दी थी, इन्होंने जो फिलॉसफी दी थी उसका नाम था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का सिंपल सो अगर मैं वाक्य में ये कहूँ तो इसका मतलब होता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये कहते थे ब्रह्म एक है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इनका जो कार्य रहा है वो पूरे संपूर्ण भारत में रहा है और ये अद्वैतवाद से संबंधित रहे हैं। ठीक है, और इनका जन्म की बात या फिर इनका जीवन काल देखिए तो 788 से यहाँ 820 के दौरान इनका या फिर जो जीवन का टाइम है ये रहा है। यहाँ पर देखिए चैतन्य महाप्रभु हैं, तो चैतन्य जो है ये बंगाल से संबंधित थे और ये वैष्णव मत से संबंधित थे, यानी कि वैष्णव धर्म से ये संबंधित थे। अगला देखिए तुकाराम, जो कि हमने यहाँ पर देखा, और तो ये संबंधित थे किससे, देखिए महाराष्ट्र से, और ये वरकारी मत इन्होंने अपना प्रतिपादित किया था। नामदेव संत हैं देखिए, और ये महाराष्ट्र से, और ये क्या है कि यहाँ पर निर्गुण मत से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए बंगाल में जब शासन शुरू हुआ तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड किलायू, फिर वारेन हास्टिंग, तीसरा है लॉर्ड लिटिन, और चौथा है यहाँ पर लॉर्ड रिपिन। तो बंगाल के देखिए गवर्नर जनरल तो जो थे पहले वो थे लॉर्ड वारेन हास्टिंग। अब देखिए अगर सिर्फ गवर्नर की बात करें
तो गवर्नर यहाँ पर पहले क्लाइव था इसके पहले ही। लेकिन जब अगर हम यहाँ ये बात करते हैं कि बंगाल के गवर्नर, क्योंकि पहले क्या होता था कि गवर्नर बनाए जाते थे, फिर जब एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि बंगाल में गवर्नर जनरलों की नियुक्ति होने लगी थी। तो सबसे पहले वारेन हास्टिंग को 1774 में यहाँ पर इसको मतलब गवर्नर जनरल के रूप में क्या किया गया था कि नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था एक 1773 में, इसके तहत ये काम किया गया था। अगला प्रश्न देखिए है चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? ऑप्शन है देखिए राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला या फिर गणित। तो चरक संहिता जो है ये है चिकित्सा से संबंधित। अब देखिए चरक संहिता जो है ये चरक ऋषि थे एक, उनके द्वारा लिखे गया एक ये मतलब ग्रंथ था। ठीक है, चरक संहिता। तो चरक नामक ऋषि ने इसको लिखा था और ये कुषाण शासक जो कनिष्क था उसके समकालीन थे। ये कुषाण शासक जो कनिष्क है उनके समकालीन थे और इन्होंने चिकित्सा में काफ़ी अच्छा रिसर्च उस समय इन्होंने किया था। तो रोग निवारण और औषधि के ये बहुत महान विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं उस समय के। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि भाई कौन सा जोड़ा सही नहीं है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है BC 261। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व 261 में कौन सी घटना घटी है ना? तो ईसा पूर्व 261 में क्या कलिंग का युद्ध हुआ है? हाँ, ये ठीक है, ये युद्ध हुआ है। दूसरा देखिए AD मतलब एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है ईसवी, है ना? तो ईसवी मतलब ईसा के बाद का जो टाइम है। तो ईसा के बाद 78 साल जब हुए तो 78 ईसा में शक संवत की शुरुआत हुई क्या? हाँ, शक संवत की शुरुआत यहाँ पर हुई है। फिर देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है AD 682, AD 622 तो AD 622 यानी कि 622 ईसा में यहाँ पर देखिए मुस्लिम युग की शुरुआत की गई। तो ये भी यहाँ पर ठीक है, क्योंकि देखिए जो हज़रत मोहम्मद थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मतलब मक्का से मदीना की यात्रा की थी। तो मक्का से मदीना की यात्रा उन्होंने इसी दौरान की थी, इसलिए यहाँ पर मुस्लिम युग की जो शुरुआत है इसको माना जाता है। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है कि 1709 और फिर दिया है औरंगजेब की मृत्यु। तो ये जो है यहाँ पर गलत है और हमें गलत ही छांटना था, तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अब देखिए जो औरंगजेब है, तो औरंगजेब हम जानते हैं कि भाई मुग़ल जो सल्तनत थी, तो मुग़ल सल्तनत में जो शासक हुए उनमें सबसे जो प्रचंड शासक था उस 1707 में यही था औरंगजेब। इसके बाद जो शासक हुए वो बिल्कुल नाम मात्र के शासक रह गए थे। तो इसकी मृत्यु जो है वो 1707 में हो जाती है। जब 1707 में इसकी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो यहीं से ये जो इनका पूरा सल्तनत है फ्रेंड्स धीरे धीरे क्या होता है कि पूरा एकदम से बिखर जाता है। और इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो मकबरा है ये औरंगाबाद में बनाया जाता है। और ये देखिए ये चर्चा में भी था, है ना? अभी ये चर्चा में इसलिए भी था कि अभी देखिए कुछ समय पहले ही एक मूवी आई थी औरंगजेब पे आधारित, तो उस दौरान वहाँ लोगों ने इनके कब्र में जाके मतलब इसकी कब्र को खोद डाला था। तो ये चर्चा में रहा था। तो इसका जो प्रश्न है वो बन सकता है, करंट में भी बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है कि भाई इसका जो मकबरा है कहाँ बना है, तो औरंगाबाद में बना है। दूसरी चीज़ इससे संबंधित ये पूछा जा सकता है कि भाई इसकी मृत्यु कब से मतलब कब हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मतलब वो की जा सकती हैं, इसमें से आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। और देखिए इसका जो मकबरा है जो कि यहाँ पर बनाया गया था, तो इसकी जो ये मतलब कि काफ़ी इमारत उस तरह से बनी है। और इसने क्या किया था कि और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर निर्माण की। तो इसने देखिए अपनी पत्नी के मतलब याद में इसने एक महल बनवाया था। तो ये बनवाया था कि राबिया उद दौरानी की स्मृति में एक ताज महल की तरह एक मकबरा इसने निर्माण किया था। तो इसको देखिए ये वाला जो महल है ना कि राबिया उद दौरानी का जो, तो ये इसको कहा जाता है कि ये जो अपना ताजमहल है इसका ये अग्रगामी है। मतलब पहले इसको निर्माण किया गया, फिर इसी को देख के ताजमहल का निर्माण किया गया है। तो ये भी यहाँ पर इसको हम याद करके रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, 2 ऑप्शन नीचे और होंगे। तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन जो है इन्हीं दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जो हैं ये अपने स्वतंत्रता सेनानियों में से बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और दादा भाई नौरोजी जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, तो ये क्या है कि इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला था कि भाई जो भारत से अंग्रेज़ शोषण कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं। तो इन्होंने एक ये दिया था कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक इन्होंने एक किताब लिखी थी। और इस किताब में ये बताया था इन्होंने कि किस तरह से अंग्रेज़ भारत से धन को लूटते हैं और अपने देश में जाके इसको डंप कर रहे हैं या अपने देश में ले जा रहे हैं, और उसके बदले भारत को नहीं कुछ मिल रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कंसेप्ट है, या फिर कहें कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है, सबसे पहले इन्होंने भी दादा भाई नौरोजी ने ही यहाँ पर दी थी। इसके साथ साथ देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये 3 बार वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अध्यक्ष भी बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। तो 1915-16 में होम रूल लीग जो आंदोलन हुआ था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, 2 लोगों के द्वारा। तो देखिए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, है ना। तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो थे, इनके द्वारा क्या किया गया था कि होम रूल लीग जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था, और इन्होंने काफ़ी उसमें से सफलता भी पाई थी। और इसमें से देखिए क्या था कि जो एनी बेसेंट थी, तो एनी बेसेंट ने कुछ मतलब अपने जो अखबार थे जैसे कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया अखबार एनी बेसेंट ने अपने निकाले थे, और उसमें अपना प्रचार जो है इसका करते थे। इसके साथ साथ में जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इन्होंने मराठा और केसरी ये 2 अखबार निकाले थे, और इन अखबारों की सहायता से ये इसका अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। तो होम रूल लीग इन्हीं दोनों से क्या है कि यहाँ पर संबंधित है। और यदि टाइम की बात करें यहाँ तो 15-16 मतलब 1915-16 की ये यहाँ पर बात है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक तरफ दिया गया है समाज सुधारकों का नाम, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं मिला के। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे दिया गया है ब्रह्म समाज, है ना, ऊपर ये ब्रह्म समाज। तो जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया था। तो ब्रह्म समाज स्थापित किया गया है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि किस में जोड़ेंगे इसको। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय और के श्रीरालू नायडू, है ना। तो इस तरह से देखिए, तो ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज किससे जुड़ा है, ये है राम मोहन राय से, है ना। तो राम मोहन राय जो है ये ब्रह्म समाज की इन्होंने क्या की थी कि स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज में इन्होंने ये बताया था कि किस तरह से भाई जो स्त्रियों का शोषण है वो ना हो। और एक प्रथा देखिए यहाँ पर जो थी वो थी सती प्रथा। तो सती प्रथा को हटाने के लिए ब्रह्म समाज के ये जो संस्थापक थे राम मोहन राय, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ब्रह्म समाज को हम किससे जोड़ देंगे भाई, यहाँ पर ये राम मोहन राय से जोड़ देंगे। ठीक है, राम मोहन राय। दूसरा देखिए रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था। रामकृष्ण दरअसल स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे। ठीक है, तो उनके नाम पर ही इन्होंने यहाँ पर ये मतलब बंगाल में शुरू किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन की इन्होंने शुरुआत की थी। फिर देखिए आर्य समाज। आर्य समाज किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसके साथ देखिए सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किससे संबंधित है, ये ज्योतिबा फुले से संबंधित है। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अभी ज्योतिबा फुले जो मूवी आई है ना, तो मूवी आई है, तो इसलिए ये भी इनसे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो आयोग द्वारा पूछे जाने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाती है। तो इन्होंने जो स्थापना की थी, किसकी की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो स्त्री शिक्षा है उसके लिए इन्होंने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ऑप्शन है देखिए सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। तो ये बात है देखिए फ्रेंड्स 1942 की,
तो 1942 में जब हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ संघर्ष शुरू किया तो हमने नारा दिया कि भाई अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो वहीं पर गांधी जी ने ये नारा दिया था कि भाई करो या मरो। ये फाइनली ये इन्होंने कहा कि भाई क्या है, सीधी सीधी बात ये है कि हमें अंग्रेज़ों को किसी भी कीमत में भारत से भगा देना है। तो इसके लिए इन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है, कि करो या मरो। अगला प्रश्न देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन है देखिए जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी। तो देखिए क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी अध्यक्षता करने के लिए ये 1939 में इन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है। क्योंकि भाई क्या होता था कि जब भी संगोष्ठी होती थी प्रत्येक साल तो अध्यक्ष चुने जाते थे। तो अध्यक्ष पद के लिए ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये खड़े हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस खड़े हो जाते हैं और ये अपने प्रतिद्वंदी पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं। पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था गांधी जी ने। तो गांधी जी को ये बात जो है मतलब ठीक नहीं लगती है कि भाई मेरा खड़ा किया कैंडिडेट और हार गया। तो इस चीज़ को महसूस करते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी। तो वो क्या करते हैं कि वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, ठीक है, मतलब कि अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो जब ये 1939 में इस्तीफ़ा दे देते हैं यहाँ पर, तो फिर क्या होता है कि इनके एवज में किसको वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था, वो ये यहाँ पर बात पूछ रहा है। तो फिर बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष फिर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल बिजली परियोजना जो पनबिजली परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड? चिनाब में है, ठीक है। अपना ये सलाल पनबिजली परियोजना जो है चिनाब नदी में ये स्थित है। वहीं पर देखिए और सारी कुछ परियोजनाओं के नाम दिए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए ब्यास परियोजना ब्यास नदी में बनी है, रंजीत सागर बांध ये रावी नदी में है, सलाल बिजली परियोजना को हमने देखा चिनाब में है, तुलबुल परियोजना ये महत्वपूर्ण है, ये झेलम नदी में है, दुलहस्ती परियोजना जो है ये भी चिनाब में है और बगलिहार परियोजना भी चिनाब में है, ठीक है। तो इसको हम याद करके रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा है बसंत विषुव होता है, तो बसंत विषुव कब होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर और या फिर 22 दिसंबर। तो बसंत विषुव जो होता है ये होता है 21 मार्च को। देखिए ये संबंधित किससे है? दरअसल क्या है कि ये जैसे हमारी पृथ्वी है ये यहाँ पर 0 डिग्री है, इसके ऊपर जो है ये कर्क रेखा है 23.5 अंश में, ठीक है, नीचे यहाँ पर मकर रेखा है 23.5 अंश में, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सूर्य की आभासी गति जो है वो इसके बीच में इधर से उधर होती रहती है। तो सूर्य जब उत्तरायण होता है मतलब उत्तर दिशा की ओर इसकी जो चमक होती है ज़्यादा होती है और इसकी जो मतलब ऊर्जा होती है उत्तर की ओर ज़्यादा होती है। तो ये कब होता है? देखिए क्या होता है कि जब ठंडियाँ ख़त्म होती हैं तो ठंडियाँ ख़त्म होने के बाद में हम देखते हैं कि सूर्य जो है ऊपर की ओर मतलब आने लगता है। तो ऊपर की ओर जब ये आता है तो 21 मार्च की स्थिति जो होती है फ्रेंड्स, 21 मार्च की स्थिति में ऐसा होता है कि सूर्य का जो क्षेत्र है वो ऊपर की ओर क्या होने लगता है, यहाँ पर जाने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बसंत विषुव कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे दिसंबर और जनवरी का टाइम होता है तो यहाँ सूर्य की जो आभासी स्थिति है यहाँ होती है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर चलती है और 21 तारीख को 21 मार्च को जो है स्थिति ये होती है कि सूर्य जो है इस विषुवत रेखा पे चमकता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा में चमकता है तो इसी को हम यहाँ पर बसंत विषुव के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके बाद हम जानते हैं कि बसंत ऋतु उत्तर भारत में आ रही होती है, ठीक है। तो 21 मार्च को होता है ये। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है देखिए जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम। तो खेतड़ी परियोजना जो है ये तांबा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए खेतड़ी जो है ना ये जगह, खेतड़ी में खाने हैं किसकी? तांबे की,
ठीक है। तो तांबा यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है ना, झुंझुनू जिला में ये यहाँ पर खेतड़ी नामक स्थान है और वहीं पर ये तांबे की जो खानें हैं पाई जाती हैं और इसी के लिए यहाँ पर ये योजना, खेतड़ी परियोजना जो है शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है देखिए मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और केरल। तो ये कहाँ पे है? ये केरल में है। और देखिए जो एक सींग वाला जो गैंडा है ना, वो यहीं पर मिलता है, ठीक है। इसके साथ देखिए अन्य जो यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे हैं देखिए। जैसे यहाँ पर काजीरंगा तो हमने देख लिया, असम में। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। पेरियार ये केरल में है देखिए, है ना। और सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इनमें से हमें बताना है कि हिमालय नदी तंत्र की नदियां कौन सी हैं। ऑप्शन देखिए दिए हैं यहाँ पर इस तरह से, पहले मतलब कि 4 वो दिए हैं, फिर यहाँ पर नीचे कूट में ऑप्शन दिए हैं। देखिए कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यहाँ पर गोदावरी। तो इसमें से गंगा जो है, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से हैं? ये हिमालय से निकलती हैं। और ये देखिए कावेरी और ये गोदावरी ये नीचे दक्षिण भारत की हैं। तो इसमें से हिमालय तंत्र की 2 नदियाँ हो गई, कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दूसरा और तीसरा विकल्प, जिस विकल्प में ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो यहाँ पर बी में देखिए दूसरा और तीसरा ये ठीक है, ठीक है। और देखिए एक विशेषता ये भी होती है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो सदाबहानी होती हैं, है ना, सदा नीरा हैं वो, क्योंकि उनमें से पानी जो है बरसात के से भी मिलता है और जो ग्लेशियर पिघलता है उससे भी पानी उनमें मिलता है, इसलिए वो लगातार साल भर पानी उनमें रहता है। लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो अधिकांशतः क्या होती हैं कि सूख जाती हैं। सिर्फ एक नदी है नीचे जो मतलब कावेरी नदी है, कावेरी नदी में ज़रूर साल भर पानी रहता है। बाकी जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो अधिकांशतः सूख जाती हैं या पानी उनमें बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बैंक दर का अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अपना, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, दूसरा है यहाँ पर अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, तीसरा है बैंकिंग संस्था के लाभ की दर, चौथा यहाँ पर दिया है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। तो बैंक दर क्या होती है? बैंक दर जो होती है फ्रेंड्स वो ये होती है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अब ये कैसे ब्याज दर होती है? क्या होता है कि हमारी जो भी बैंकें हैं, देखिए हमारी जो भी ये सारी कमर्शियल बैंकें हैं, तो इन बैंकों का एक बैंक होता है, बैंकों का बैंक। तो बैंकों का बैंक कौन सा है हमारा? बैंकों का बैंक है हमारा आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है कि इन सारी बैंकों को ऋण देता है। तो वो जो ऋण जिस रेट पे देता है उसी को हम बैंक दर कहते हैं। जैसे हम लोग मतलब सामान्य जन क्या करते हैं, अपना पैसा ये तो बैंक में जाके जमा करते हैं या बैंक से ऋण लेते हैं। ऐसे ही जो बैंकें होती हैं वो किसी दूसरी बैंक से यानी कि आरबीआई से, बैंक से, उससे क्या करती हैं कि ऋण लेती हैं और वही जो पैसा उधार का जो पैसा लिया गया उसमें से ब्याज उनको लगेगी, उसी को बैंक दर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये कह रहा है भाई प्रश्न कि अगर यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो है ना, इसको नगद कोषानुपात को क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अगर इसको क्या कह रहा है कि इसको घटा दे तो साख सृजन में क्या फ़र्क पड़ेगा? साख सृजन का मतलब क्या होता है? साख सृजन का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक बैंक है, हमने इस बैंक में 100 रुपये जमा किए। अब ये 100 रुपये अगर मान लीजिए 100 रुपये इसने पूरे के पूरे ब्याज में दे देना है किसी को, तो इसकी जो साख सृजन है पूरी 100% हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए एक नियम लगा दिया गया कि भाई नहीं, तुम सिर्फ 50 रुपये ब्याज में दे सकते हो, 50 तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा, तो देखिए इसकी जो साख सृजन है वो क्या हो गई? घट गई। तो अगर ये CRR अगर क्या कर दिया जाता है, अगर घटा दिया जाता है, तो साख सृजन क्या होगी उनकी, बढ़ेगी या घटेगी? तो देखिए CRR क्या है? CRR का मतलब ये है कि आरबीआई ये कहता है कि अगर आपको कोई व्यक्ति 100 रुपये यदि देता है तो आपको क्या करना होगा कि CRR जैसे अभी के हिसाब से अगर देखें आप समानता, तो कहता है कि आपको 4 रुपये, 100 रुपये में 4 रुपये आपको अपने पास रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर इसको सृजन करने के लिए लोन के लिए 96 रुपीज़ बना। अगर 4 ये जो दिया है CRR, अगर इसको कम कर दे, मान लीजिए कह दे कि भाई ठीक है तुम 2 रुपये रखो और बाकी दे दो ब्याज में, तो 98 रुपये दे लेगा। तो इस स्थिति में जो इनकी साख सृजन है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ होगा। ये बहुत लेमैन में देखिए, अभी CRR के साथ में हालांकि और कई चीज़ें SLR और ये सब मेंटेन करना होता है, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये जानेंगे कि भाई ये नगद कोषानुपात क्या चीज़ है, यानी कि CRR क्या है, और ये अगर कम कर देगा RBI, कम हो जाए तो साख सृजन में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो साख सृजन क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इसी का ये उल्टा हो जाए, यानी कि अगर CRR बढ़ा दिया जाए तो बैंकों की जो साख सृजन है वो क्या होगी, वो फिर घट जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, ये कह रहा है कि भाई कोई ऐसी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें लाभ अर्जन का ही मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए दिए हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और वैश्विक। तो इसमें पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये सीधे सीधे इस कंसेप्ट पे चलती है कि भाई कितना लाभ कमा लिया जाए। ठीक है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ऑप्शन है देखिए, RBI का गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो ये 100 रुपये का जो नोट होता है ना, ये RBI गवर्नर के द्वारा क्या होता है, हस्ताक्षरित होता है। मतलब अगर 100 रुपये का नोट अगर आप देखें ना तो यहाँ नीचे साइन होगा, वो जो साइन होगा वो किसका होगा, RBI के गवर्नर का होगा। तो क्या होता है कि सिर्फ सिक्के है ना, सिक्के गवर्नमेंट मतलब निकालती है अलग से, और 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का जो नोट होता है ना, इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है उसके साइन होते हैं। बाकी का जो रुपये निकालते हैं, छापता है बैंक, उसमें सबके जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं, RBI के गवर्नर के साइन होते हैं उसमें। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, फेमा का पूरा नाम बताइए कि फेमा का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है देखिए, फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तीसरा है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, और चौथा यहाँ पर दिया है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो फेमा क्या है, देखिए फेमा है फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये क्या है, देखिए फॉरेन एक्सचेंज, जैसे जब ये आप मान लीजिए फॉरेन करेंसी लाते हैं तो फॉरेन करेंसी आप इसी नियम के तहत, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो यहाँ पर मतलब एक्ट है, या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, इसके तहत आप यहाँ पर लाएंगे। फेमा को पहले कहा जाता था फेरा, जिसका यहाँ पर पूरा नाम हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फिर इसका नाम 2000 में बदल दिया गया और उस फेमा कर दिया गया है।